और चैनल को ना, एक चीज मैं आपसे हमेशा ही कहता हूँ, इसमें बहुत सारे Q3IS के इस प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत सारी चीजें एकदम मुफ्त फ्री दी जाती हैं और विथ कंटिन्यूटी दी जाती है। यानी जब क्लास है तो है, 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो जाती है कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम या वाईफाई इधर उधर, तो आपका ये फर्ज तो बनता ही है, लाइक करना है और बताना है अपने फ्रेंड्स को क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो पहला सवाल आपके सामने है, पारिस्थितिकी को जीवों और उसके पर्यावरण के बीच अंतःक्रियाओं के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में जाना जाता है। और ये जरूरी नहीं है कि आपको ये हिंदी समझ में आए, आप अगर हिंदी में नहीं समझते हैं तो आप इंग्लिश में देखना, दोनों जगह जाना। अगर कोई भी स्टूडेंट खाली हिंदी में पढ़ेगा, इंग्लिश में वो नहीं देखेगा, तो मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी प्री पास कर पाएगा। वो दोनों जगह देखना जरूरी है, बहुत ज्यादा क्लिष्ट लैंग्वेज आपकी एग्जाम में यूज होती है। तो इकोलॉजी के बारे में कह रहा है, ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी टॉपिक होता है ना, तो इकोलॉजी इज नोन टू बी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट। क्या ये बात सही है? दूसरा, किसी व्यक्ति, वस्तु, तत्व या प्रणाली के वातावरण में से वे सभी अन्य संस्थाएं सम्मिलित हैं जिससे वो घिरा हुआ है। एनवायरमेंट में वो सब कुछ शामिल है जिनसे वो घिरा हुआ है। बहुत ही इजी सवाल है और ये डेफिनेशन है मतलब इकोलॉजी और एनवायरमेंट की। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, क्या ये सवाल आपको कैसा लगता है, कौन सा इसमें आंसर सही होगा। तो एक तो आपको ये आंसर्स दिमाग से देने हैं और दूसरा दिल से भी देने हैं। दिल से मतलब आप बहुत सीरियस होकर इस सवाल का आंसर देंगे। अगर सवाल कभी गलत हो भी गया तो उसमें माइंड नहीं करना है, वो सब हो जाएगा। तो बताओ फिर, पहला सवाल है क्या आंसर होना चाहिए इसमें आपका। 3 चीजें हमारे सामने होती, अब कंसेप्ट समझो। तो पहला सवाल है तो कंसेप्ट आपको समझना है, सीधे सीधे 3 चीजें आपके पास आती हैं। यहां पर 2 चीजें लिखी हुई हैं, एक तो लिखा है इसमें इकोलॉजी क्या होती है, ठीक, दूसरा टॉपिक है एनवायरमेंट क्या होता है, और तीसरा है इकोसिस्टम क्या होता है। 3 चीजें पढ़ते हैं ना, क्या क्या बोला मैंने, एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। अब तीनों में इतना कंफ्यूजन है इंसान को, जनरल आदमी से अगर पूछा जाए कि व्हाट इज एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, वो कहेगा यार तीनों तो एक ही जैसे हैं। और अगर आप किताब में इसको पढ़ भी लोगे, देखो किताबें इतनी खतरनाक हैं कि वहां से बहुत ज्यादा फायदा कभी कभी नहीं होता है। एनवायरमेंट भी वही कहेगा, वो इकोलॉजी भी वही कहेगा। इकोलॉजी और एनवायरमेंट में तो अंतर थोड़ा सा स्पष्ट हो जाता है, लेकिन इकोलॉजी और इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी और पारिस्थितिक तंत्र को वो एक ही जैसा सामान्य रूप से मान दे। अब मैं तीनों में इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको बता देता हूं क्या होता है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो एक तो है पहली चीज, एनवायरमेंट क्या होता है, ये एक एनवायरमेंट मतलब आपका पर्यावरण क्या है। दूसरा इकोलॉजी क्या है। तो इकोलॉजी और एनवायरमेंट में क्या फर्क है, देखो एनवायरमेंट को सबसे पहले समझते हैं हम। एनवायरमेंट का मतलब जैसे कहते हैं एनवायरमेंट क्या है आपके आसपास, तो कोई भी इंसान है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी चीज है, उसके आसपास जो है, उसके आसपास सराउंडिंग्स में जो बायोटिक, अबायोटिक मतलब जैविक और अजैविक जो भी चीजें हैं जिनसे वो इंटरेक्ट करता है, वो उसका क्या है, एनवायरमेंट है। मतलब जैविक चीजों में जैसे इंसान इंसान के साथ रह रहा है, इंसान जानवरों के साथ रह रहा है, इंसान फसल वसल भी खा रहा है, जैविक चीजें प्लांट्स खा रहा है, तो इनसे भी इंटरेक्ट करता है वो। और उसके बाहर अजैविक चीजें कौन कौन सी हैं, जैसे वो हवा सांस ले रहा है, वो मिनरल्स ले रहा है, वो पानी ले रहा है, ठीक है, तो वो जो, या वो किसी चट्टान रॉक के ऊपर खड़ा हुआ है, बहुत सारी चीजें। तो जैविक मतलब जिसमें हम कहते हैं कि जान है, अजैविक मतलब अबायोटिक मतलब जिसमें जान नहीं है, नॉर्मली आप जानते हैं। तो जिससे वो घिरा है, जो सराउंडिंग्स में है, वो उसका क्या है, पर्यावरण है। जैसे आप कहते हो ना कि मैं कैसे इन्वायरमेंट में रह रहा हूँ, अच्छे इन्वायरमेंट में रह रहा हूँ तो मैं पास जल्दी हो जाऊंगा, और नहीं रह रहा हूं तो नॉर्मल। क्लियर हो गया। तो ये एनवायरमेंट और इंडिविजुअल मतलब कोई भी जीव है जो उसके सिस्टम के चारों ओर है, जिसमें अजैविक और जैविक घटक होते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, वो उसका एनवायरमेंट होता है। क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरी चीज, ये किताबें पढ़ने से कम क्लियर होती, इकोलॉजी क्या है। इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिकी क्या है। तो इकोलॉजी एक स्टडी है, इकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी, किसकी स्टडी, द साइंटिफिक स्टडी। ये स्टडी वर्ड सबसे पहले आएगा, स्टडी किसकी, इंटरेक्शन अमंग द ऑर्गेनिज्म, मतलब जो जैविक चीजें हैं, जैसे मैं हूं, इंसान है, जानवर है, प्लांट्स हैं, इनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसका अध्ययन, ठीक है। और इनका किसके साथ, अबायोटिक चीजों के साथ, अजैविक चीजों के साथ अगर उनका इंटरेक्शन हो रहा है तो उसका अध्ययन, ध्यान रखना, स्टडी ऑफ। कभी भी आपसे कोई पूछे इकोलॉजी क्या है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है सवाल कि एनवायरमेंट और इकोलॉजी में क्या डिफरेंस है। तो एनवायरमेंट में तो वो हो गया, जैसे आप कोचिंग के अंदर बैठे हुए हो, वो आपका एनवायरमेंट है। आप इंटरव्यू बोर्ड में देने जा रहे हो तो वो आपका एनवायरमेंट है कि इंटरव्यू बोर्ड में आप बैठे हुए हो, उसके बाहर से कुछ लोग आपको एग्जामिनर्स हैं, वो सब इंटरव्यू बोर्ड है, वो एनवायरमेंट हो गया। इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी इज स्टडी, एक विषय अध्ययन है। तो इकोलॉजी एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। वो अध्ययन है किसका, जो जैविक है ना, जैविक मतलब हम
जानवर, सब कुछ, इनके आपस में संबंध कैसे हैं और इनका इंटरेक्शन किससे, जो फिजिकल इन्वायरमेंट है हमारा, भौतिक पर्यावरण या अबायोटिक इन्वायरमेंट है, हवा से क्या संबंध है, पानी से क्या संबंध है, मिट्टी सॉइल से क्या संबंध है, उन सब का अध्ययन जिस विषय में किया जाता है उसको इकोलॉजी कहते हैं। इतनी बात मेरी समझ में आ गई तुम आपकी? इकोलॉजी इज अ स्टडी, अध्ययन है, ठीक है। ओइकोस और लोगोस से बना होता है वो, मतलब हैबिटेट का अध्ययन कहते हैं उसको, आवास का अध्ययन, OIKOS, ओइकोस। लोगोस मतलब स्टडी, तो हैबिटेट का अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात, मैंने क्या बताया आपको? इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस है, इस चीज को आप सभी से लिख सकते हैं। यदि आवास जहां हम रह रहे हैं उसका अध्ययन, अध्ययन वर्ड आएगा तो इकोलॉजी हो जाएगी। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम को जब आप बुक्स में पढ़ते हो तो जैसी डेफिनेशन आपकी बाकी जगह पे लिखी रहती है कि इंटरेक्शन बिटवीन अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, यही वर्ड आपको इकोसिस्टम में भी मिलेगा, यही चीज आपको पारिस्थितिक तंत्र में भी मिलेगा। लेकिन फंक्शन, वो अंतर क्या है? इकोलॉजी और इकोसिस्टम में बहुत ही बारीक सा फर्क है, जनरली बुक्स में कम लिखा रहता है। उसमें फंक्शनल का अंतर है, फंक्शन मतलब जो क्रिया होती है। तो इकोसिस्टम क्या है? जैसे पेड़ है, पेड़ का एक सिस्टम है, पेड़ में हरी पत्तियां हैं, तो हरी पत्तियों से या पेड़ से खाना खाने वाले छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, उनको खाने वाला कोई और हो सकता है। तो पेड़ एक इकोसिस्टम है। वो जो फंक्शन काम करता है उसमें जो क्रियात्मक चीजें जब आती हैं, फंक्शनल वे जो होगा, तो उसको हम, जो क्रिया वाला भाव आ जाता है जिसमें ऊर्जा का संसार हो रहा है, दूसरा हो रहा है, तो उसको हम इकोसिस्टम कहेंगे। तो इकोलॉजी एक बहुत बड़ी चीज है, उसका सब टॉपिक जिसको आप कह सकते हो, उपभाग जिसको कह सकते हो, वो इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम मेनली हम फंक्शंस को ध्यान में रख के काम करते हैं। फंक्शन मींस क्रियात्मक चीजें। जैसे एक पॉन्ड है, एक तालाब है, वो एक इकोसिस्टम है अपने आप में। एक पेड़ इकोसिस्टम हो सकता है, जैसे तालाब के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं अपना खाना पीना वो खुद बनाते हैं ना, जैसे पौधे हैं तो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस से वो अपना खाना बनाते हैं, उन्हीं पौधों से फिर दूसरे जीव जिंदा रहते हैं, उन जीवों को कोई और खाता है। तो ये एक सिस्टम चल रहा है, तो फंक्शनल वर्क है। तो फंक्शंस वो सब क्या है? इकोसिस्टम है। अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो एक चीज और बता दूं, एग्जांपल। जैसे आप कोचिंग में आए, मान लो आप कोचिंग में आते हैं, आप देखते हैं कि यार एनवायरमेंट कैसा है। तो इन्वायरमेंट तो एक अलग चीज होती है, इन्वायरमेंट से कुछ भी समझ में नहीं आता। इन्वायरमेंट का मतलब आपने देखा कि कोचिंग कैसे चल रही है, क्या है, कैसा है। इन्वायरमेंट बताया था ना अभी, इंडिविजुअल्स के बीच संबंध, बाहर वाला ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट सिस्टम इंक्लूड, सब कुछ ये इन्वायरमेंट, जो सराउंडिंग्स में आपके पास है वो इन्वायरमेंट हो गया आपका। अब इकोलॉजी क्या है? जैसे इकोलॉजी में क्या है कि आपका एक टीचर है, इकोलॉजी समझो, कोचिंग में आइए आप, आपका एक टीचर है, आपसे कोई इंसान ऐसा है जो वहाँ का मैनेजर है, असिस्टेंट है, जो भी है, कैशियर है, वो पैसे आपसे लेता है। कोई आपको पानी देने वाला भी है, तो पानी आपको कौन दे रहा है और पढ़ा कौन रहा है और जो बाकी कमरा कौन खोल रहा है, स्टडी मटेरियल आपको कौन दे रहा है, उन सब की अगर आप स्टडी करते हो तो विच इज कॉल्ड इकोलॉजी। वो क्या है? इकोलॉजी है, पारिस्थितिकी है। लेकिन टीचर से आपका क्या संबंध है? फंक्शनल क्या है? टीचर आपको नॉलेज दे रहा है, पढ़ने का तरीका सिखा रहा है, तो वो जो फंक्शनल वर्क आता है ना, क्रियात्मक चीजें, वो इकोसिस्टम हो जाएगा। मेरी बात समझ भाई? आप जो जैसे आप तब तक एंट्री नहीं कर सकते कोचिंग में जब तक आपके पास आई कार्ड ना हो। आई कार्ड तभी बनता है जब आप फी जमा कर देते हो, एक नॉर्मल बात बता रहा हूं। तो आई कार्ड किसने बनाया? तो आई कार्ड तो टीचर नहीं बना रहा है, आई कार्ड कौन बना रहा है? एक नया एक स्टाफ होता है आई कार्ड बनाने के लिए, फी आप किसी और को पे करते हो। तो फी का पे करना, स्टाफ के द्वारा आपको आई कार्ड का ठप्पा लगाना, टीचर के द्वारा आपको कुछ नॉलेज देना या पढ़ाई करवाना, और जो वहां का जो एक स्टाफ ऐसा भी होता है जो उस जगह का ध्यान रखता है, साफ सफाई का, आपको पानी देता है, तो उसका फंक्शन है, वो उसकी क्रिया है। तो फंक्शनल जहां पे वर्ड आएगा वो इकोसिस्टम हो जाएगा। आपका देखिए सिस्टम क्या है, कितना बेकार सिस्टम चल रहा है आपका। नॉर्मली नहीं कहते हम कितना बेकार सिस्टम चल रहा है, आपका कोई सिस्टम ही नहीं है पढ़ाई लिखाई का। अब ये बताओ समझ में आया कि नहीं? कमेंट करो जरा जल्दी, कमेंट कर दो। क्या आपके बीच में ये समझ में आई चीजें? अगर आपको ये समझ में आ गया है तो मुझे फटाफट कमेंट कर दो। तो पहले समझो कि बेसिक चीजें क्या है। तो मैंने सवाल को ये नहीं देखना है कि इसका ऑप्शन सी होता है कि बी होता है, इससे कोई मतलब नहीं। आपको चीजें एग्जैक्टली पता हो जानी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में अगर यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हो ना, कई बार एनवायरमेंट क्या होता है सवाल पूछ देगा। अच्छा पूछेगा अच्छा एनवायरमेंट ये तो इकोलॉजी क्या है? तो आपको कि सर इकोलॉजी इज द स्टडी। फिर कोई अच्छा इकोसिस्टम क्या है? तो सिस्टम मतलब फंक्शनल वर्क। जैसे फिर आप एग्जांपल भी दे सकते हो, सर आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो, मैं उसका आंसर दे रहा हूं, और तीसरा बंदा ये भी है कि वो कितने में से कितने नंबर दे रहा है, वो आइडिया लगा रहे कि 10 में से 5 दें कि 2 दें कि 275 में से कितने नंबर दें। तो फंक्शनल वर्क है।
क्या ये बात समझ में आई सभी को? ऑल क्लियर? गुड। तो आगे बढ़ा जाए। तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी का सवाल है, इसको हम वैसे नहीं ले सकते कि यहाँ पे कौन सा मिनरल पाया जाता है, आंसर बताओ। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी कंसेप्चुअल चीजें मिलेंगी, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आंसर आपने बिल्कुल सही दिया था, वेरी गुड। लेकिन आंसर दिया तो आपने था, लेकिन आपसे कोई पूछ देता है इसमें, तो डिफरेंस पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? इकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज, कैसे? द रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अमंग द देमसेल्फ, ये तो आप बता ही दोगे, पर्यावरण के साथ जीवित जीवों का संबंध, तो ये भी बहुत इजी है। तो दूसरा सवाल इसलिए इजी दिया गया ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो सेकंड आंसर इज, तो दूसरे का आंसर बताओ आप फटाफट। हाँ बिल्कुल सही बात, ये भी तो सही होगा। जीवित जीवों का अध्ययन, आपस में संबंध क्या है वो बताया था, और पर्यावरण के साथ जीवित जीवों का संबंध क्या होता है, बट ठीक है, पर्यावरण के साथ। और एक चीज और ध्यान रखेंगे सभी लोग, जब जैसे ये क्लास आपकी 10:30 में स्टार्ट होगी, तो 2-4 मिनट आगे पीछे हो जाता है, लेकिन आप तैयार रहेंगे, क्योंकि जब आप लेट आओगे ना, तो लेट आके फिर फायदा नहीं रहता, क्योंकि खासतौर पे इन्वायरमेंट या ज्योग्राफी क्लास में आपका फिर वो, क्योंकि सवाल एक लिंक पे होते हैं, एक उसका लिंक पीछे वाले सवाल से होता है, फिर आपको मजा नहीं आएगा उतना। तो कौन सा पारिस्थितिकी का हिस्सा है, कौन सा पारिस्थितिकी का हिस्सा है पार्ट ऑफ इकोलॉजी? क्या पारिस्थितिकी में ऊर्जा का प्रवाह होता है? क्या पोषक तत्व तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं? और पर्यावरण, उपरोक्त सभी, बताओ क्या होगा इसमें? थर्ड का डी, वेरी गुड, बहुत अच्छे से आंसर दिया आपने। तीसरे का डी, सही है, सब कुछ होता है। हाँ एक चीज और बता दूं मैं आपको, एक डिफरेंस और बताता हूं मैं आपको, इकोलॉजी और एनवायरमेंट और किसमें, इकोसिस्टम, तीनों में। देखो इससे और समझ जाओगे आप, ये आपको नहीं तो इतनी कंफ्यूज करेंगे ना। होता क्या है कि जब भी देखो एनवायरमेंट, इकोलॉजी और ये टॉपिक हम जब पढ़ते हैं, तो पहले के जब 2-3 पेज हम पढ़ते हैं ना, जिसमें यही सब लिखा होता है, तो वहीं पर हमारा दिमाग बहुत कम चलने लग जाता है और हमें नींद आ जाती है। और शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसने सेल्फ स्टडी करके पूरी एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ ली हो स्टार्टिंग में। बाद में जब आप एग्जाम निकलने लगता है तब तो आप पढ़ लेते हो। तो सबसे ज्यादा सोने वाली कंडीशन इसी वाले सब्जेक्ट में आती है। रीजन क्या है, वो ढंग से क्लियर नहीं होता। जैसे मैंने कहा एनवायरमेंट, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, तीन चीजों में क्या अंतर होता है, ठीक है? इन्वायरमेंट से कुछ भी समझ में नहीं आता। इन्वायरमेंट का मतलब यह है कि जैसे अगर आपको कोई बीमार हुआ है ना, जैसे आपको कोई बीमार हुआ है, तो अगर आप उससे कहते हो कि यार मुझे कोई बीमारी है, तो कहेगा दवाई ले लो। क्या कहेगा? दवा ले लो। तो दवा ले लो टाइप का एनवायरमेंट है, नॉर्मल दवा ले लो, मतलब ठीक है, हाँ दवाई ले लो यार। तो यहां पर बहुत कुछ जानकारी नहीं मिलती, तो इसको नॉर्मली हम ब्लैक बॉक्स टाइप का भी कहते हैं। ब्लैक बॉक्स मींस बहुत सारा धुंधलापन है। अभी दवाई ले लो, कौन सी दवाई ले लो, कहां से ले लो, क्या ले लो? तो ब्लैक बॉक्स मतलब उतना ज्यादा आपको क्लियरिटी नहीं है इसमें। जब हम इकोलॉजी की बात करते हैं, इकोलॉजी की जब हम बात करते हैं, तो इकोलॉजी में आपसे वो कहेगा कि यार अगर आपको पेट दर्द है तो आप ये दवाई ले सकते हो, पेट दर्द है तो ये दवाई ले सकते हो। तो ये होता है, थोड़ा सा आपको एक स्पेसिफिक चीज मिल गई तो ग्रे बॉक्स कहते हैं इसको। मतलब मैंने क्या कहा, अगर आपको दर्द है तो आप पेट दर्द की दवाई ले सकते हो। तो ये कौन बोलेगा? ये बोलेगा कोई भी बोल देगा अच्छा पेट दर्द है ये वाली ले लो। फिर ये मेडिकल स्टोर वाला भी थोड़ी बहुत जानकारी वाला ले लेगा, या बुखार है तो पैरासीटामोल ले लो, ऐसे करके। तो ग्रे। अब थोड़ी सी चीजें, एकदम काला काला था, अब थोड़ा सा धुंधलापन हट रहा है, तो थोड़ा सा जानकारी मिल रही है। लेकिन जो डॉक्टर होगा असली वाला, वो कहेगा ये पेट दर्द आपका हुआ किससे है? गैस से हुआ है, या अंदर कोई इंफेक्शन हो गया है, या कोई बड़ी दिक्कत आ गई है? तो जब छानबीन होगी ना, जब क्लियरिटी आएगी, तो विच इज कॉल्ड व्हाइट बॉक्स। इसको क्या बोलते हैं? व्हाइट बॉक्स। तो जब क्लियरिटी ज्यादा होती है तो इकोसिस्टम होगा, कम क्लियरिटी होती है तो इकोलॉजी होगी, और नॉर्मल चल रहा है तो ब्लैक बॉक्स होता है। कभी कभी सवाल ऐसे भी घुमा फिरा के एग्जाम में आ सकते हैं। तो जब आपके पास धुंधलापन है, मुझे कुछ दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो कहेगा दवा ले लो। एनवायरमेंट, कौन सी दवा? पेट दर्द है तो, या बुखार है तो ये ले लो। इकोलॉजी, लेकिन वो वाकई किस वजह से ऐसा हो रहा है तो वो तो डॉक्टर ही बता पाएगा। इकोसिस्टम। ओके, तो चले आगे। ये तीन चीजें, तो इसी मैंने लिखा व्हाइट बॉक्स, ग्रे बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स, एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। क्लियर? आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, नोट डाउन जरूर किया करें,
उससे आपको फायदा मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी इजी सवाल है, तो सवाल पे मत जाओ, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उस पे जाओ। कौन से 4 घटक एक पारिस्थितिक तंत्र का गठन करते हैं? पारिस्थितिक तंत्र, अब क्या आ गया? इकोसिस्टम आ गया। तो इकोसिस्टम तो समझ गए ना, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि ताकि दिक्कत ना आए। तो इकोसिस्टम में क्या क्या आता है? वाटर, कार्बन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। पानी, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, मिट्टी, तापमान, आर्द्रता, वर्षा। तो ये आप सब समझ ही जाओगे। तो ये मैंने अभी बताया आपका। फोर्थ का कौन सा आंसर होगा, जल्दी बताओ। आपने डी आंसर तो दिया है, मुझे लगता है कि डी आंसर आपका थर्ड वाला था। फोर्थ का क्या आंसर होगा? फोर्थ का आंसर क्या होगा आपका? थर्ड का तो डी था, नो डाउट। फोर्थ का आंसर ये समझ में कम आता, कभी कोई ध्यान, अजैविक सामग्री उत्पादक उपभोक्ता जैव। अब इंग्लिश में देखो आप, अबायोटिक जो बायो नहीं है, लाइफ नहीं है जिसमें, प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूमर्स जो कंज्यूम करते हैं जैसे हम लोग, डिकम्पोजर्स जो सड़े गले हिस्सों से अपना खाना वाना बनाते हैं, डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, ये वाला कवक कवक होता है ना ऐसे। तो कौन सा आंसर होगा इसका? फोर्थ। फोर्थ का कौन सा होगा, जल्दी बताओ। पारिस्थितिक घटक कौन से होते हैं? बहुत सारे लोग डी आंसर दे रहे हैं। क्या डी आंसर सही होगा? कई लोग बी आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग डी आंसर दे रहे हैं। देखो अब समझो, समझो बात को समझो। तो जब अलग अलग टाइप के सवाल आने लग जाएं, आंसर आने लग जाए, तो आप समझ लेना कि थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ रहा है। और कंफ्यूजन जब बढ़ता है तो समझ लो सवाल थोड़ा ठीक है। बी और डी में से आंसर सभी लोग दें। देखो इज्जत वाला सवाल मत रखना यहाँ पे, मैं हमेशा ही कहता हूँ एमसीक्यूज में या कहीं पर भी। इज्जत खाली कहाँ है? अपने जब ससुराल जाते हो ना, आप अपना शादी वादी जब हो जाएगी तो वहां पर इज्जत का भारत में समाज में कि ससुराल में इज्जत होती है। अब बाकी अगर आप डीएम बन जाओगे, एसडीएम बन जाओगे, तो 4 लोग आपको डांटने वाले भी होंगे, 4 लोग आपकी बात मानने वाले भी होंगे। और इज्जत जब बहुत ज्यादा प्यारी हो जाए तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए इंसान को। वो घर ही में रहेगा तो भी इज्जत हो जाएगी उसकी। तो समझ, जो जितना बड़ा आदमी उसकी इज्जत उतरने में उतना ही कम टाइम लगेगा। इसलिए इज्जत वाले कोई सवाल नहीं है, आप बिल्कुल आंसर दीजिए। ये आंसर अभी कहां बताया था मैंने? हर्बीवोरस, कार्निवोरस, शाकाहारी। वो अभी मैंने क्या कहा था? पारिस्थितिकी का क्या कहा था मैंने? बायोटिक और अबायोटिक, यानी जो जानवर हैं, जो इंसान हैं, जो प्लांट्स हैं, उनके आपस में क्या संबंध है? बायोटिक, इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म, जो जीव हैं उनके बीच में संबंध। और उनका अबायोटिक मतलब अजैविक लोगों से संबंध क्या है? अजैविक मतलब हवा, पानी, मिट्टी, इससे। तो अजैविक इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। अजैविक घटक आ गया इसमें। इसमें अजैविक कहां आ रहा है? इसमें जो डी आंसर दिया आपने, डी आंसर इज ब्लंडर मिस्टेक। जिस लोगों ने भी डी आंसर दिया, इसमें तो सब जैविक नहीं है। शाकाहारी जैसे हिरन शाकाहारी हो गया, मांसाहारी जैसे मान लो भेड़िया है, बैक्टीरिया आप जानते हो जो अब घटक होते हैं, परजीवी तो दूसरों पे अपना खाना वाना बनाते हैं, ये सारे जीव नहीं है। तो इकोसिस्टम में क्या सारे जीव ही जीव होंगे? डी आंसर कैसे हो सकता है इसका, बताओ। डी आंसर कैसे हो सकता है इस वाले में? क्या कोई जैविक घटक, अजैविक घटक है, अबायोटिक है इसमें? डी आंसर तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। और किसी ने बी भी आंसर दिया, और बी आंसर में देखो मिट्टी, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, ये अबायोटिक हैं, अजैविक जिसमें प्राण नहीं है। तो बी और डी तो हो ही नहीं सकते, ए भी नहीं हो सकता है। अजैविक यही सब, मिट्टी, तापमान, वर्षा। उत्पादक, उत्पादक, उत्पादक कौन है? प्लांट्स, समझ गए, जो उत्पादन कर रहे हैं अपना, जैविक घटक। उपभोक्ता हम लोग, जैविक घटक। जैव अपघटक, बैक्टीरियाज हैं, कवक हैं, सुना होगा ना आपने, जो सड़े गले चीजों को अपघटित करके अपना भोजन बनाते हैं। आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिए। आंसर इज सी। ठीक है, कोई बात नहीं, होती हैं गलतियां। ध्यान रखना, जैविक घटकों का आपस में इंटरेक्शन। जैविक घटक मतलब प्लांट का हमसे क्या रिलेशन, प्लांट का दूसरे प्लांट से क्या रिलेशन, हमारा जानवर से क्या रिलेशन, जानवरों का जानवर से क्या रिलेशन, हमारा इंसानों से क्या रिलेशन। ये जैविक संबंध है, जैविक इंटरेक्शन, बायोटिक इंटरेक्शन अमंग जीव, ऑर्गेनिज्म। और हमारा पानी से भी तो संबंध है, बिना पानी पिए जिंदा कैसे रहोगे आप? हवा से हमारा संबंध है, अजैविक घटक है वो। तो हम फिर जैविक का अजैविक से जो संबंध है, उन सब का स्टडी किस में किया जाता है? इकोलॉजी में किया जाता है। और वो काम कैसे करते हैं, जो फंक्शनल वे, वो इकोसिस्टम है। क्रियात्मक, तो इकोसिस्टम बड़ा कंसेप्ट है।
सॉरी, इकोलॉजी बड़ा कंसेप्ट है, इकोसिस्टम छोटा होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको कोचिंग का, कोचिंग में स्टडी ऑफ कोचिंग, एक इंसान पढ़ा रहा है, दूसरा ये कर रहा है, तो आपने कहा कि ये कोचिंग का अध्ययन करना है हमको। लेकिन जो संबंधों का अध्ययन करो आप, जब फंक्शनल वे कि मैं पढ़ा रहा हूं, आप मुझसे पढ़ रहे हो, कैशियर आपसे पैसे ले रहा है, उसका फंक्शनल वर्क है वो, कोई आपके उस पर ठप्पा लगा रहा है, वो इकोसिस्टम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला के संबंध में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीवों को अपघटक जीव के रूप में जाना जाता है? अपघटक मतलब जो डिकम्पोजर्स होते हैं, सड़ी गली चीजों को डिकम्पोज करके अपना खाना पीना बनाते हैं। इनमें से कौन होगा? दिमाग लगाओ। वायरस, कवक, बैक्टीरिया। नहीं नहीं, फूड चेन की बात नहीं कर रहा, वो इकोसिस्टम की बात कर रहा था। कोई बात नहीं, गलत सवाल हो गया तो इसमें टेंशन मत लिया करो। गलत उसी का होगा जो थोड़ा बहुत जानेगा। गलत होगा, आपको नहीं आता है तभी तो आप यहां आए हो, और आपको आता है आप इसलिए भी आए हो। लेकिन सारी चीजें तो नहीं आएंगी ना, और सारी चीजें आती भी तो और अच्छा है, रिवीजन होगा, कुछ तो फायदा ही होगा। तो बताओ फिर, पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला के संबंध में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीवों को अपघटक जीव के रूप में माना जाता है? कौन ऐसा है इसमें जो आप देखते हो कि वो डिकम्पोज कर देता है? ये इसमें दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा आपके उसमें। अगर आप दिमाग लगाओगे तो इसे आप सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी इसमें। फटाफट आ जाओ। किसी किसी की अभी अभी गुड मॉर्निंग हो रही, अभी गुड मॉर्निंग नहीं होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग होनी चाहिए कितने बजे? 10:30 बजे के आसपास। अब क्लास कोई बात नहीं, अब पहली क्लास थी, मतलब थोड़ा मेरे कहने का है, जल्दी आया करो। ओके। वायरस कहा, ये किसी काम का होता है? वायरस, वायरस गंदा वर्ड है कि अच्छा वर्ड है बताओ? बैक्टीरिया, आपके दही में भी बैक्टीरिया होते हैं। कवक, ये काम की चीज है कि नहीं? बैक्टीरिया, लेकिन बीमारियां बैक्टीरिया से भी होती हैं, हम ये नहीं कह रहे। लेकिन कभी सुना है कि कोई वायरस काम का हो? वायरस, वायरस उसमें भी था, 3 इडियट में भी था टीचर, कोरोना वायरस, जितने भी वायरस वाले डिजीजेज होती है खतरनाक, आपने सुना होगा, एड्स, ये सब। तो वायरस, बैक्टीरिया, टीवी वाला इलाज विलाज हो जाता है उसको, हालांकि वो बैक्टीरिया अलग है। यहां पर इसका कोई रोल है वायरस का? तो वायरस, कभी सुना है कि वायरस डिकम्पोज कर देता है किसी सड़े गले वस्तुओं को? आपने हमेशा क्या सुना है? बैक्टीरिया का मतलब जीवाणु। पेड़ पौधों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है कवक। तो वायरस को आप इसमें से हटा दो, आपका आंसर आपके पास मिल जाएगा। तो आंसर इज बी। ठीक है, तो वायरस नहीं होगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़े। तो वायरस खतरनाक चीज है, आप जिससे भी आपको थोड़ा सा दिक्कत हो, इंसान का नाम वायरस रख दो आप, बस। तो वायरस किसी काम का नहीं है, बाकी तो काम के आते ही हैं। दही में भी आपका बैक्टीरिया होता है, तभी तो जमेगा वो। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सबसे अच्छा वर्णन है? इकोसिस्टम। अब ये आंसर बताओ। अब इकोसिस्टम देखो, इकोलॉजी और इकोसिस्टम में सबसे खतरनाक चीज क्या होती है? इसमें जो भी चीज लिखा रहता है ना कि एक ही जैसा लिखता है ये, हालांकि ये तो बहुत इजी सवाल है। तो यहां पर आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो मैंने आपकी बताई थी आपको। तो जीवों का एक समुदाय एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहा है, अजीब टाइप का ऑप्शन है, कोई बात नहीं, लेकिन इससे आपको प्रैक्टिस होगी आपकी। नेक्स्ट इज पृथ्वी का वो भाग जिसमें सजीव रहते हैं, जीवों का एक समुदाय जिसमें पर्यावरण के साथ रहते हैं, भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति और जीव, इकोसिस्टम के बारे में कहते। तो इनमें से बेस्ट आंसर आपको कौन सा लग रहा है 6 में? लैंग्वेज चेंज है, ध्यान रखना। अब देखो, इस सवाल को कितने लोग सही कर पाते हैं और कितने गलत कर पाते हैं। मुझे आंसर 6 वाला लिखना, 6 के कौन सा आंसर है, क्योंकि कई बार अब पुराने आंसर भी हमें दिखते हैं। तो ये छठा सवाल है, इसका आंसर क्या होगा? तो सी आंसर कुछ लोग लगा रहे हैं इसमें, क्या सी ही होगा? सभी महानुभाव सी आंसर लगा रहे हैं, कोई है ऐसा जो बी लगा पाए? एक आया है, आई है, सॉरी। अभी तो कई लोग आगे डी आंसर वाले, वेरी गुड। देखो अब क्या है, देखो, भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति और जीव, जिन लोगों ने फ्लोरा एंड फौना ऑफ ए जियोग्राफिकल एरिया, पारिस्थितिक तंत्र। अब जिन लोगों ने डी आंसर लगाया, देखो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, जिन लोगों ने ये आंसर लगाया डी, इसका आंसर या तो सी होगा या डी होगा, आप दूसरे देख रहे हो। इन दोनों में से
जीवों का एक समुदाय जिसमें ए कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म्स टू टुगेदर विद द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, और दूसरा है भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति और जीव। अब एक ही आंसर दो मुझे, आप एक ही दोबारा से आंसर दो। 6 का सी होना चाहिए कि डी होना चाहिए? गौर से देखो, भौगोलिक क्षेत्र है, उसमें कुछ पेड़ हैं और कुछ जीव हैं, क्या ये इकोसिस्टम है? पेड़ और जीव इज कॉल्ड इकोसिस्टम, या जीवों का एक समुदाय किसी जगह पे जीव है, जीव मतलब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आ जाते हैं जीव में, है ना? ये इसका मतलब दोनों होता है, जीवित मतलब प्लांट और एनिमल्स जो आपस में रह रहे हैं, और उनका किनके साथ रह रहे हो? एनवायरमेंट के साथ, हवा पानी और मिट्टी विट्टी सब के साथ रह रहे हैं। तो इसमें इकोसिस्टम जैसा कौन सा बेस्ट है इसमें से? फिर से आंसर दो, एक सी होगा कि डी होगा? कुछ लोग कहने कि डी होगा सर, ब्रॉड थिंकिंग, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी ब्रॉड थिंकिंग भी कैसे हो सकती है बताओ? और ये चीज ध्यान रखो कि जो डी वाले हैं वो अभी अभी आए थे कि पहले ही आ गए थे? मैंने क्या कहा था? सिस्टम है वो, जैसे हम कहते हैं कि तुम्हारा सिस्टम क्या है, सिंपल सोचो, इको सिस्टम। जैसे हम कहते हैं ना, भाई तुम बताओ तुम्हारा सिस्टम क्या चलता है, क्या सिस्टम है तुम्हारा लाइफ का? तो कहते हो नहीं, मैं सुबह उठता हूँ, सुबह उठ के मैं वॉशरूम जाता हूँ, फिर दांत धोता हूँ, फिर मैं खाना खाता हूँ, फिर मैं ऐसे ऐसे जाता हूँ। सिस्टम है कि नहीं? तो सिस्टम क्या है? फंक्शनल वे है। तो आपने कहा कि मैं सुबह वॉशरूम जाता हूँ, तो वॉशरूम क्यों जाओगे आप? वॉशरूम में पानी है तभी जाओगे ना, या बिना पानी के चले जाओगे? तो वॉशरूम आप गए बिकॉज वॉशरूम इसलिए गए ना आपकी वहां पानी है और स्पेसिफिक जगह है जहां पर आप जो आप सोच रहे हो वो सब करते हो। अगर वहां कह दिया कि वॉशरूम में कोई पानी नहीं है तो कितने लोग वॉशरूम जाएंगे? हाँ, ज्यादा ही हो गया तो तब आप वॉशरूम जा सकते हो, नॉर्मली आप क्यों वॉशरूम जाएंगे? तो आपका संबंध पानी से है कि नहीं है? आप वॉशरूम क्यों गए, स्पेसिफिक जगह क्यों गए आप? क्योंकि वो स्पेसिफिक है, वहां पे पानी है, तो उसका यूज कर रहे हो आप वॉशरूम के लिए। आप कह रहे हो मुझे कुल्ला करना है, सपोज एक वॉश बेसिन में कर दो, वॉश बेसिन है, पानी से ही करो। आप कोई कहेगा आपसे जाओ आप दांत साफ करो, कुल्ला कर लो, पानी से रिलेशन है कि नहीं आपका? और हवा तो खैर हमेशा ही चाहिए। आपको नहाना है, कोई कहते कि नहा लो लेकिन पानी नहीं है, तो पानी आपने नहाना है, आपका संबंध भौतिक पर्यावरण से हुआ कि नहीं हुआ? पानी से, जैविक घटक से, सॉरी अजैविक से। तो सिस्टम है ना वो, फंक्शनल। आप नहाना ही क्या है? फंक्शन है। तो नहाना एक फंक्शन है, तो नहा आप रहे हो तो पानी से नहा रहे हो। तो वहां पर जैविक और जैविक मतलब आप, अजैविक मतलब पानी का आपस में इंटरेक्शन है। इसमें तो वो है ही नहीं, इसमें जीव है और वनस्पति है, मतलब इसमें क्या है? फ्लोरा फौना, मतलब ये जानवर है, सॉरी ये प्लांट है, ये जानवर है, ये प्लांट है, पौधे हैं, ये कोई जानवर है। इसमें कहीं हवा पानी अजैविक घटक है इसमें? डी आंसर कैसे हो जाएगा इसका? अभी थोड़ी देर पहले मुझे पूछा, जब तक अजैविक घटक नहीं होगा, अजैविक मतलब अबायोटिक, तो कैसे हो जाएगा ये? इसमें कहीं पर भी कुछ लिखा है इसमें वनस्पति और जीव, फ्लोरा एंड फौना? इसमें लिखता वो फ्लोरा एंड फौना एंड देयर एनवायरमेंट, तब तो सेम हो जाता है। इसमें लिखा है देखो उसने, जीव और उसका चारों ओर का पर्यावरण, हवा पानी ये सब, उसका अध्ययन क्या है? सॉरी, उसमें जो क्रिया कर रहा है वो क्या? इकोसिस्टम। क्या मेरी बात समझ में आई? आप इकोसिस्टम आप क्लियरली समझे कि नहीं समझे ये बताऊं? इकोसिस्टम क्लियरली समझे कि नहीं समझे? इतने मैंने एग्जांपल दे दिया आपको बेसिक, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैं भी जब स्टूडेंट था एक जमाने में, मुझे भी बहुत दिक्कत होती थी कि इकोसिस्टम को समझने में, इकोलॉजी को समझने में, एनवायरनमेंट को समझने में। तो फिर मैंने कई जगह से खोजा वोजा, दिमाग में कुछ एग्जाम्पल्स बनाए, वो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं ताकि आप उसको समझ सको। सिस्टम, आप नहाने बाथरूम ही क्यों गए? आप सोने के लिए बेडरूम में ही क्यों गए? क्योंकि वो एक सिस्टम है, वहां पे आपका लग रहा है ना, वो क्रिया कर रहे हो आप, सोने की क्रिया। शांति होनी चाहिए, कुछ बेड वेड रखा है वहां पे, उजाला कम है वहां पे, इसलिए आपको नींद आ रही है, बहुत सारी चीजें। ओके, अब क्लियर हो गया ना? ऑल क्लियर? तो जीव तो होगा ही, जीव, जीव मतलब ये, जीव में दोनों आ जाते हैं, प्लांट भी आएगा और एनिमल्स भी आएगा। प्लांट्स प्लस एनिमल्स प्लस देयर एनवायरमेंट, एनवायरमेंट पर तो जैविक अजैविक दोनों आ जाते हैं, इसमें तो खाली जीव ही जीव आ रहे हैं। तो आंसर क्या होगा? सी। आंसर इज सी। ओके, मैंने बताया था स्टार्टिंग से ही। इसमें ऐसा कहां लिखा गया है कि जीव मतलब पौधों और जानवरों का अध्ययन इकोसिस्टम है?
उसमें और कोई चीज नहीं है जिसमें वो रह रहा है, सांस ले रहा है, ये सब नहीं है। ऐसा कहीं पर है? नहीं है। ओके, आगे बढ़ें। बहुत इजी सवाल है। इनमें से कौन एक कृत्रिम परितंत्र है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो हमने बनाया है, ऐसा ऐसा इकोसिस्टम कौन सा है इसमें, जरा बताओ। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन सा है, बताओ। तो जीव का संबंध तो होगा ही, है ना? तो जीव का संबंध होना जरूरी है। जीव का संबंध होगा तभी हम पढ़ रहे हैं। अगर जीव का संबंध नहीं होगा तब तो भी वो जियोलॉजी जैसा हो जाएगा सब्जेक्ट, कई बार फिजिकल ज्योग्राफी हो जाएगा वो। हालांकि वहां भी जीव का संबंध होता है, तभी हम उसको पढ़ते हैं क्योंकि हमें फायदा देता है। तो चावल का खेत, वन, चारागाह, झील, इसको बनाओ जरा आंसर। ये बहुत लॉजिकल सवाल है, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। 7 का आंसर क्या होगा इसमें? तो कई लोग आंसर इसमें सी दे रहे हैं, वेरी गुड, सी भी आंसर हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? देते रहो, सभी लोग आंसर दें। हाँ, आप कुछ लोग बिल्कुल ही उन्होंने कसम ही खा रखी कि नहीं, परवरदिगार की कसम, मिथुन के जैसे कि हम आंसर नहीं देंगे तो बात अलग है, लेकिन कोशिश करो। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के, आर्टिफिशियल मतलब जो हमने बनाया, मैन मेड। ये बताओ, वन हमने बनाए क्या? झील आपने बनाई है, चारागाह आपने बनाए। चारागाह जहां गाय भैंस चरते हैं, जहां घास के मैदान है, घास भैंस चरने जा रहे हैं, कौन ऐसा आदमी कह रहा है मैं चारागाह बना दूंगा? हाँ, वो अलग बात है कि चारा उगा सकते हैं हम लोग जैसे आर्टिफिशियल तरीके से, लेकिन तीनों में चावल का खेत क्या है? चावल का जो खेत है, राइस फील्ड, वो क्या ऊपर से भगवान ने बनाया कि हमने बनाया उसको? हर साल आप जून जुलाई के महीने में चावल की खेती करते हो, आर्टिफिशियल है कि नहीं हो? चावल का खेत, ये आंसर आप गलत कैसे कर सकते हो? बता, अनर्थ हो गया है आज, इससे बड़ा अनर्थ नहीं हो सकता आज। तो जिस भी इस लोगों ने आज ये आंसर गलत किया, ज्यादातर ने गलती किया था, वो आज खाना पीना नहीं खाएंगे। ठीक है, खाना पीना खाएंगे भी तो बिल्कुल गंदा खाना खाना है आज, मतलब अनहाइजेनिक नहीं खाना है। जैसे नमक ज्यादा डाल दो, या दूसरे को अच्छा खाना खिलाओ। जैसे आपको गोलगप्पे खाने का शौक है तो दूसरे को गोलगप्पे खिलाओ ले जाके, लेकिन अपना मत खाओ। तो यही सजा है आपकी आज। ठीक है, तो ये सवाल कैसे गलत हो सकता है? अभी आ जाओ आप। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का जैविक घटक है? बहुत इजी है, जल्दी बताओ। कई का सवाल में इसमें इजी ऐसे भी आता है ना, ताकि आपको जो पुराना मैंने समझाया गया उसको रिपीट हो जाए आपका ये फटाफट। इसमें से कौन जैविक घटक है? बायोटिक। बायोटिक मतलब जिसमें जीवन हो, लाइफ हो। इसमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आते हैं। हाँ, डी ही होगा। गुड। इसको अगर कोई गलत कर देता, अगर मान लो इसको गलत कोई कर देता, तो उसको फिर तो ठंडे पानी से भी नहाना था उसको। इतना इजी है ये। ठीक है, ये तो मैंने वैसे ही दिया था आपको कि आपका ध्यान है या नहीं है। सवाल, कौन सा समुद्री पारिस्थितिकी में एक जैविक घटक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोटिक कंपोनेंट? अब बायोटिक कंपोनेंट नहीं है कह रहा, लेकिन कहां पे? सी के अंदर, मैरीन इकोलॉजी में। बताओ। प्लैंक्टन्स, नाम इंग्लिश में जरूर आने चाहिए। डिकम्पोजर्स, एक्वेटिक प्लांट्स, नन ऑफ द अबव। इसमें से कौन सा जैविक घटक नहीं है, मतलब अबायोटिक कंपोनेंट कौन सा है इसमें, ये पूछ रहा है वो। तो बताओ कौन सा होगा? Which of the following is not a biotic component of marine ecology? नाइन्थ ही है। नाइन्थ का डी लगा रहे हैं सभी लोग, सभी है ना? हाँ ठीक है, वेरी गुड। नाइन्थ का बी भी आंसर लगाया जा रहा है, फिर मिटा दिया जा रहा है, ऐसा कैसे? देखो, प्लैंकटन एक ऐसा वर्ड है ना, प्लैंकटन्स। प्लैंकटन क्या होता है कि इसको हम पढ़ेंगे बाद में। अभी प्लैंकटन का मतलब होता है समुद्र में, सी में रहने वाले छोटे छोटे जीव। जब भी हम जीव ये की बात करेंगे, ध्यान रखो, जब भी हम जीव की बात करेंगे यानी ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, तो उसमें ध्यान रखना, खाली जो जीव का मतलब ये मत समझ लेना कि जो हम जैसे या जानवर जैसे। इसमें प्लांट्स भी आते हैं। इसमें क्या आते हैं? प्लांट्स भी आते हैं। तो प्लैंक्टन्स मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों, बहुत छोटे छोटे लेकिन। ठीक है, अब प्लांट्स को कहेंगे हम फाइटोप्लैंक्टन। फाइटो, फोटोसिंथेसिस वाला फाइटोप्लैंक्टन, इसका नाम ही इंग्लिश में फाइटोप्लैंक्टन है और हिंदी में भी यही कहते हैं। और जहां पर हम जीवों की बात करते हैं, जूलॉजी, जू प्लैंक्टन। तो जो जीव होंगे पानी में रहने वाले छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे, उनको जू प्लैंक्टन्स कहते हैं। और जो प्लांट्स होंगे उनको फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। तो प्लैंक्टन्स के दो हिस्से, पौधे वाला
फाइटोप्लैंक्टन, फाइटो फोटोसिंथेसिस, और जीव वाला जू प्लैंक्टन। याद हो गया, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, प्लैंक्टन्स। तो ये तो है डिकम्पोजर्स, तो हमेशा वही होंगे, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो होता है वो जीव है। एक्वेटिक प्लांट्स, प्लांट्स मतलब बड़े बड़े प्लांट्स की बात कर रहा है, इससे बड़े होंगे एक्वेटिक मतलब जो जल में रहते हैं। सो ऑल आर करेक्ट। ठीक है। 10th सवाल, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक उत्पादकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? बहुत इजी सवाल है। ग्रीन प्लांट्स, बैक्टीरिया एंड ग्रीन एल्गी। उत्पादक, उत्पादक मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्राइमरी। तो कौन सा आंसर इसमें सही होगा? 10th का प्राइमरी प्रोडक्ट्स, प्रोड्यूसर्स, सॉरी प्रोडक्ट्स नहीं, प्रोड्यूसर्स। ये भी बहुत इजी है। कुछ इजी सवाल हम इसलिए दे देते हैं ताकि आपका रिवीजन होता रहे, और बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, नए नए होते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा हम सम्मान और हौसला अफजाई भी यहाँ पे करना चाहते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये क्लास है ना, इसमें कोई ये नहीं है कि सर्टिफाइड कि भैया इतना आएगा तो हम एमसीक्यू करेंगे, इतना नहीं आएगा तो हम एमसीक्यू नहीं करेंगे, तो ये डजंट मैटर। इजी है बहुत सवाल। हाँ 10th का डी। ठीक है। नीला हरित सवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, ये भी अपना भोजन खुद बनाते हैं। बैक्टीरिया अपना भोजन खुद बनाते हैं सड़े गले पदार्थों से, डिकम्पोजर्स कहते हैं उसको। और हरे पौधे, ये पूरा फूड साइकिल आपका आएगा बाद में, उसमें और अच्छे से समझेंगे आप। अच्छा 11वां सवाल, प्राथमिक उत्पादक सरल अकार्बनिक कच्चे पदार्थ से प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। बहुत ही ध्यान से सुनना इस सवाल को। प्राइमरी प्रोड्यूसर सिंथेसाइज प्रोटीन फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स। जो उत्पादक होते हैं वो प्रोटीन से अपना भोजन बनाते हैं, ऐसा कह रहे हैं। दूसरा है जो माइक्रोस्कोपिक ग्रीन एल्गी इज द प्राइमरी प्रोड्यूसर इन एक्वेटिक सिस्टम। तो ग्रीन एल्गी है वो जलीय पारिस्थितिक तंत्र में एक बहुत छोटा सा प्राथमिक उत्पादक है। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो अच्छा सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपका बन जाएगा ये। इसमें से कौन सा सही होगा, ये आपकी बात है। प्राथमिक उत्पादकों में synthesize protein from simple inorganic raw materials. Microscopic green algae is the primary producers in aquatic system. दिमाग लगाओ, खाना पीना बनाने की बात हो रही है, इसके द्वारा, प्राथमिक उत्पादकों के द्वारा। प्राथमिक उत्पादक कौन कौन से थे, इससे पहले हमने पढ़ा था अगली पिछली क्लास में। तो 11th का हमारे पास जो आंसर्स आए हैं वो सी आए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। कोई भी इसमें ऐसा नहीं है कि जो सी के अलावा आंसर भी दे सके, कुछ सी ही होगा क्या? अब इतने लोग कह रहे हैं तो मे बी ये राइट भी हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, याद है ना? कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में सोचो तो क्या बनता है ये बताओ। C6H12O6 सभी को पता होगा, C6H12O6, C6H12O6 ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन निकल जाती है, लास्ट में बच जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, C6H12O6, ये सभी ने पढ़ा हुआ है। और जो एक प्रोडक्ट निकलता है वो ऑक्सीजन निकलता है, O2। तभी तो कहते हैं पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, बचपन में सुना होगा। तो ये बताओ C6H12O6 ग्लूकोज क्या प्रोटीन है? यस और नो, आंसर बताओ। ग्लूकोज क्या है, प्रोटीन है क्या? जब आप ग्लूकोज लेते हो तो ग्लूकोज को नॉर्मली जब हम भी ग्लूकोज, जो हमने ग्लूकोज, किसी को एनर्जी नहीं आ रही ग्लूकोज ले लो, सफेद सफेद चूरा चूरा होता है ग्लूकोज, वो प्रोटीन है क्या? क्या ग्लूकोज प्रोटीन है या नहीं है, ये बताओ, कमेंट करके बताओ। ग्लूकोज इज अ प्रोटीन और समथिंग एल्स, क्या है? तो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, द प्रोडक्ट इज ग्लूकोज प्लस रेस्ट प्रोडक्ट इज ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज क्या है, क्या प्रोटीन है? प्रोटीन है कि कार्बोहाइड्रेट है? जैसे आप कभी बार एक्सरसाइज करते हो ना, कहते हैं कि यार आपको जल्दी एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज पहले ऐड भी आता था, अब तो नहीं आता, अब बाकी और चीजों के ऐड आते हैं।
तो उसमें प्रोटीन कहाँ से आ गया? प्रोटीन तो अलग चीज है, प्रोटीन तो आपको दाल वाल खाने से मिलती है, अंडा खाने से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट राइस में होता है, जैसे ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, तो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो यही तो सवाल है, तो कहाँ गया ये प्रोटीन? वहां होगा कि नहीं? ये प्रोटीन नहीं होगा, प्रोटीन नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लूकोज। तो यही थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत होगी, कोई बात नहीं, लेकिन ये अच्छा आंसर दिया आपने, ये तो ठीक है। तो आंसर इज बी। ठीक, तो सवाल गलत होने से संबंध नहीं है, आपने सीखा क्या ये जरूरी है। ठीक है, अगला बढ़े आगे। 12वां सवाल, एक पारिस्थितिक तंत्र में बृहत उपभोक्ताओं को किसके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? ठीक है, कैसे कैसे हम इसको वर्गीकृत करते हैं कि कौन कैसे कैसे खा रहा है, कैसे कैसे किस किस लेवल पे है, कैसे कैसे। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना सभी लोग, आप नोट डाउन जरूर किया करें हैं। पहली दिन की क्लास है, आपके पास कम से कम, जैसे हम किस किस 12 क्वेश्चन हमारे पास हैं, अभी तक आ गए हैं, 18-20 होंगे ये, तो इसमें फैक्चुअल चीजें कम से कम 50 तक आपकी नई जो अलग अलग टॉपिक्स होंगे, 40-50 पर क्लास में आपके पास मैटर हो जाएगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट मैंने कहा अभी, तो ऐसी चीजें लिख लिया करो, नहीं तो जैसे गोलगप्पे का स्वाद याद नहीं रहता ना कि हमने उस दुकान पे कैसे खाया था, जब तो दोबारा नहीं खाएंगे आपको याद नहीं आता। तो रील्स टाइप का मत बनाना इसको, जैसे इंस्टाग्राम में रील्स होती है, एक रील गई फिर गई फिर गई फिर गई, तो जब तक हम उस रील को दोबारा नहीं देखें हमें, फिर हम भूल जाते हैं उसको, है ना। तो देखो और भूल जाओ वाला सिस्टम है इंस्टाग्राम की रील्स या यूट्यूब में, लेकिन यहाँ देखो और भूल जाओ करोगे तो क्या होगा? फिर तो फिर एग्जामिनर भी भूल जाएगा आपको, यूपीएससी वाला। नोट्स बहुत जरूरी है, बताओ नोट्स जरूर बनाई, मैं हमेशा ही कहा कहता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ। तो 12th का कौन सा आंसर आपका सही होगा? हाँ ठीक है, फूड सोर्सेस, कि फूड का सोर्स क्या है, कौन कैसे कैसे खा रहा है। बृहत दैनिक क्वेश्चन, मैक्रो कंज्यूमर्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे बकरी को कौन खा रहा है, उससे बड़े वाले जानवर को कौन खा रहा है, उससे बड़े वाले को कौन खा रहा है। तो फूड सोर्सेस, सोर्स कहां से वो आ रहा है, क्या खाना पीना कहां से आ रहा है। ठीक है, आपका आंसर इज गुड, वो तो ऐसी सवाल था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राथमिक उपभोक्ता इसमें से कौन कौन से हैं? प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं ये आपको बताना है, तो फटाफट इसका आंसर दो। प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन कौन से होते हैं? आंसर बहुत तेजी से आना चाहिए, हाँ, क्योंकि मैं हमेशा मेरा डायलॉग है, जस्टिस का मतलब होता है कि एक तो सही होना चाहिए जस्टिस, दूसरा जल्दी से भी होना चाहिए, नहीं तो फिर पता चल रहा है किसी को सजा होगी 20 साल की, और 20 साल बाद कहा जा रहा है कि नहीं ये तो बेचारे बेगुनाह थे, तो क्या होगा बताओ। ये तो बहुत इजी सवाल है। तो 12th का ए, वेरी गुड, तो इसमें ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चींटी मीटी अपना ये हिरन विरन घास वास खाते हैं, तो सीधे सीधे प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब है जो प्लांट्स पे, जो प्राथमिक सॉरी जो क्या कहते हैं उसको, उत्पादकों पे निर्भर होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स पे निर्भर होता है। जैसे अगर इंसान घास नहीं खाते, हम लोग घास नहीं खाते हैं, लेकिन हम अन्न खाते हैं, तो हम सब कुछ हैं, हम तो सर्वाहारी हैं, ठीक है। लेकिन बकरी, बकरी क्या खा रही है? घास खा रही है, पत्तियां खा रही है। तो पत्ती, घास, पेड़, वो उत्पादक हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उनको जो खा रहा है वो बकरी है, वो प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा, सबसे पहली स्टेज की। बकरी को बाघ खा दे रहा है, वो सेकेंडरी हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, एक पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण के दौरान ऊर्जा की मात्रा, अब ये कैसे आ गया यहां? अच्छा, वो इसका हिंदी इंग्लिश कंफ्यूज हो गया, ठीक है, वो इस पे मत जाना, इसका ट्रांसलेशन अलग हो गया, हो जाता कई बार। तो कह रहा है कि जब एक स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण, तो ऊर्जा की मात्रा है ना, जैसे मान लो बकरी ने घास खाई तो ऊर्जा बकरी के अंदर गई, अब बकरी को मान लो बाघ खा दे तो फिर वो वाली ऊर्जा उसके अंदर जाएगी। तो कह रहा है कि एक लेवल से, ट्रॉफिक से दूसरे लेवल पे जाने में ऊर्जा की मात्रा बढ़ती है, घटती है, स्टेबल रहती है, या दोनों भी, कुछ भी हो सकता है। ये क्या है, एनर्जी का क्या इसमें रहेगा, इसको ध्यान मत देना, उधर साइड जो लिखा है। बताओ बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। 13 का डी कह रहे हैं कुछ लोग, बढ़ या घट सकता है, दोनों। ऐसे आंसर कैसे दे सकते हो यार कि बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, ये तो वो हो गया ना कि मुझे नहीं पता।
कौन सा होगा बताओ? 13 का। खुद दिमाग लगाओ ना, दिमाग लगाओ आप। ऊर्जा की मात्रा, हालांकि इसमें आप दूसरे तरीके से भी दिमाग लगा सकते हैं। देखो मैं बता रहा हूं आपको क्या है। जैसे ऐसे सोचो, ये आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं, ये घास है। ये क्या है? ये घास है, तो ये प्रोड्यूसर है। ये कौन है? उत्पादक है। ये प्रोड्यूसर है। अब इस घास को खाया किसने? बकरी ने। ये बकरी कैसे बनाते हैं भाई? बकरी लिख दूं कि मैं, या ये बकरी की टांगें होगी 4 और ये बकरी हो गई, ये इसकी पूंछ है। ठीक है, कलाकारी तो हमारी बहुत जबरदस्त थी, बस लोगों ने हमें समझा नहीं। तो ये इसने इसको खा दिया। अब इसने इसको खाया तो एनर्जी का ट्रांसफर यहां से यहां हो गया, ऊर्जा का स्थानांतरण इसमें हो गया। और फाइनली ये बाघ भाई साहब हैं, ये बाघ हैं खतरनाक वाले, इसने बकरी खा दी, फिर ऊर्जा का स्थानांतरण यहां से यहां होगा। तो कह रहा है कि जब एनर्जी का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन ट्रॉपिक्स टू अनदर ट्रॉपिक, इससे इसमें एंड देन इससे इसमें, तो एनर्जी की मात्रा, ऊर्जा की मात्रा बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। इसको कहते हैं 10th का रूल। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर इसको ऐसे सोचो, अगर मान लो प्रोड्यूसर घास खाई बकरी ने और इसने 100 एनर्जी ले ली, कितना यूनिट? 100 यूनिट इसने एनर्जी ले ली, मतलब बकरी के अंदर 100 यूनिट चले गई। तो जो पीछे वाला बाघ है उसके अंदर इसका 10 गुना, 10 ही यूनिट एनर्जी जाएगी। अब बाघ को भी मान लो कोई बड़ा वाला बाघ खा दिया, कोई और खा दे, होता है ना, कई बार हो जाता है ये, तो उसके अंदर कोई दूसरा खा दे तो उसको उसका 10 गुना कम मिलेगा। तो हर एक लेवल में, हर एक ट्रॉफिक्स में 10 गुने का अंतर आता है, 10 गुने की कमी होती जाती है। इसको 10 गुने वाला रूल या नियम भी कहते हैं। मेरी बात समझ आई? क्यों? क्योंकि इसको देखो, इसका रीजन ये है क्योंकि बकरी को घास खाने में ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ रही है। घास अवेलेबल है, बकरी देखा होगा आपने, रोज ही घास खाती रहती हूँ मस्त एकदम। अब बकरी बड़ी बड़ी हो गई, अब उस बकरी भाई साहब को मारने में, खाने में, श्वसन जिसको हम कहते हैं, रिस्पायरेशन कहते हैं, श्वसन में जो एनर्जी लॉस होती है वो काउंट की जाती है। तो फिर इसके एनर्जी के मुकाबले इसको 10 गुना कम, 10 टाइम्स लो ही उसको मिलती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा, है ना। 10% का नियम कहा जाता है इसको। तो आंसर इज, हाँ बिल्कुल सही बात है। कई लोगों ने एक्सप्लेन भी किया इसको, तो बहुत अच्छी बात है, समझ गए ना। वो जो ऊर्जा की कमी हो रही है, वो ऊर्जा की कमी अगर कभी सवाल आ जाता है तो क्यों होती है, तो आप कहोगे रिस्पायरेशन यानी श्वसन की वजह से होती है ना। क्योंकि हमें अपनी को भी मेंटेन रखना है, दौड़ भागने में एनर्जी भी तो खत्म होती है। उसको नॉर्मली आम आदमी की लैंग्वेज में हम देखेंगे तो 10 टाइम्स। तो इसने 100 लिया, 100 का 10 ही पहुंचेगा, अगले वाले में 10 का 1 ही पहुंचेगा, फिर वो पॉइंट में आ जाएगा। ऐसे अलग अलग ट्रॉपिक्स में, अलग अलग लेवल्स में अलग अलग तरीके से कम होती जाती है। नेक्स्ट, मृतपोषी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सेप्रोफाइट्स मतलब जो अपना भोजन नहीं बनाते, दूसरे पे रहते हैं। कई लोग, इंसान भी तो होते हैं ऐसे, अपना काम धंधा नहीं करते, दूसरे पे ही वो निर्भर रहते हैं। वो कैसे करते हैं, ये सवाल आपके पास है। दूसरों पर निर्भर रहने वाले मृतपोषी, तो फोटोसिंथेसिस से करते हैं क्या वो, या फिर किसी और चीज से करेंगे? डिकम्पोजिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर, कंज्यूमिंग अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव, एंड नन ऑफ दिस। ये तो बहुत इजी है। 14 का फटाफट आंसर दे दो। 14 का कौन सा आंसर होगा? वेरी गुड, 14 आंसर का बी आंसर, डिकम्पोजिंग डेड ऑर्गेनिज्म। तो देखो मैं जो आपको करा रहा हूं ना, मैंने इसमें से बहुत सारी चीजें अपने पहले जो एक्सप्रेशन मैंने किया था उसमें मैंने कर दिया था। इसलिए कभी भी ध्यान रखना, जब क्लास स्टार्ट होती है हमारी 10 साढ़े 10 बजे के बाद, तो वहां पर अगर आप स्टार्टिंग में ही आ गए हो, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो वहां से अगर आप बैठोगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। फिर एग्जाम में आएगा तो सही जगह पे आप सही चीजों का चुनाव किया करें। और हमारे पढ़ाने का तरीका वो नहीं है, कौन सा वाला, एक तरीका और भी होता है यूट्यूब में, देखते होंगे आप, कौन सा वाला, जैसे मैं ऐसे पढ़ाने लग जाऊं, फटाफट फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए। एक हमारे पुराने सर थे अपने जान पहचान के, तो वो बोलते थे सीधे ही, 5,000 लौंडा लाओ, 5,000 जब तक नहीं होंगे कंप्यूटर जी में आगे नहीं बढ़ूंगा। 5,000 की 10,000 था, तो फिर डिमांड बढ़ती गई उनकी, है ना। तो स्टार्टिंग में चला था। तो वैसे यूपीएससी नहीं पढ़ाया जा सकता, इसमें ना कंसेप्ट की जरूरत होती है।
ये कोई वो नहीं है बाकी चीज की फटा बड़ा लाओ 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 लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और दनादन दनादन हो रहा है, और स्टूडेंट भी मजे में है, टीचर भी मजे में है, और बहुत कुछ घट जा रहा है उस पर। तो उतनी भी पब्लिसिटी ठीक नहीं है, कुछ नॉलेज भी मिलनी चाहिए हमें, मेरी बात समझ गए ना। तो वो सारी चीजें होती हैं। ओके, तो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, होमो, क्या लिखा है इसमें, होम्योस्टेटिस इज अ फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम विच रिलेट्स विथ समस्थिति। नाम ही उसका क्या है, समस्थिति। अगर आप इसको गौर से पढ़ोगे तो आप इसका आंसर दे सकते हो। फटाफट बताओ, फटाफट इसका आंसर देंगे आप 15 का। समस्थिति का मतलब होता है बैलेंस करना। समस्थिति का मतलब क्या होता है, बैलेंस। नेचर हमेशा अपने आप को क्या करती है, बैलेंस करती है, भले वो टाइम ले ले। मतलब जैसे इंसान ने कुछ गड़बड़ करती, नहीं कहते प्रकृति बदला लेती है, प्रकृति अपने आप को बैलेंस करती है, तो प्रकृति के साथ फ्रेंडली रहा करो। तो समस्थिति का मतलब कैपेसिटी ऑफ सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन मतलब अपने आप को वो क्या करती है, रेगुलेट करती रहती है सेल्फ तरीके से, और उसी कंडीशन को होम्योस्टेटिस कहते हैं, समस्थिति। एक परिस्थिति तंत्र के स्वनियमन की क्षमता, सेल्फ रेगुलेशन का नियम उसमें चलता रहता है। नेक्स्ट, इकोटोन, वेरी इंपॉर्टेंट। इकोटोन दो पारिस्थितिक तंत्रों या जैव क्षेत्र के बीच का एक संक्रमण क्षेत्र होता है। ये सवाल आ सकता है भाई आपका, इकोटोन क्या होता है। एन इकोटोन इज अ ट्रांजिशन बिटवीन द टू इकोसिस्टम। फटाफट बताओ इकोटोन क्या होता है। अगर आपने पढ़ा है तो इसका आंसर आप दे देंगे, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा इसको। किनारे का प्रभाव, इसको किनारे का मत पढ़ना, इसको एज ही पढ़ना आप लोग। हिंदी में बहुत सारी चीजें अलग अलग आ सकती हैं, तो इसको आपको इकोटोन पढ़ना है, संक्रमण का नहीं पढ़ना है। इकोटोन एंड एज इफेक्ट पढ़ना है इसको, ठीक है। बताओ क्या इसका आंसर होना चाहिए आपके एग्जाम में। तो ये है आपका 16 का क्वेश्चन। 15 तो आपने दे दिया, 16 का आंसर क्या होना चाहिए फटाफट। 16 का ए, 16 का बी, 16 का ए और 16 का बी, ये आप आंसर दे रहे हो। चलो ठीक है, जिसने पढ़ा है वो ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा है ठीक है, मैं इसको समझा देता हूं आपको। इसका मतलब क्या है करके, इकोटोन और एज इफेक्ट क्या होता है मैं बता देता हूं। ये सवाल आपका एग्जाम में आ सकता है भाई। ओके, देखो है क्या, ये मान लो ये जमीन है, ओके, और यहां से आप मान लो कि ये आपका सी स्टार्ट हो गया। ये कोई तालाब भी हो सकता है, समुद्र भी हो सकता है, नदी भी हो सकती है, जो भी है, ठीक। और ये जमीन है। अब ये बताओ, ये वाला इकोसिस्टम अलग है, ये जो इकोसिस्टम है ये वाला, ये अलग होगा, और ये वाला इकोसिस्टम अलग होगा, ठीक। मतलब ये आप कह सकते हो इधर की ओर प्योरली जमीन है, ये कौन सा है, पानी। या ये ले लो, या आप ये ले लो कि जैसे ये कोई माउंटेन पर्वत है और यहां से घाटी स्टार्ट हो जा रही है, और यहीं पर बगल में नदी भी है, तो नदी है, तो नदी के बगल में यहां पे घाटी नदी को मिल रही है, तो ये वाला बिल्कुल माउंटेन वाला अलग है, और इसके बीच में ये अलग है, अलग अलग है। और आप ये भी कह सकते हो कि जैसे ये जंगल है बहुत ज्यादा, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, ये बहुत घने जंगल है यहाँ पे, और घने जंगल हैं, और धीरे धीरे घने जंगल कम होते घास में चले जा रहे हैं, और बगल में डेजर्ट टाइप का है, मरुस्थल है, ठीक है, या उसमें चेंज आ रहा है। तो कहने का मतलब मेरा क्या है कि मैं आपको क्या दिखा रहा हूं, एक इकोसिस्टम में अलग दिखा रहा हूं और एक इकोसिस्टम में अलग दिखा रहा हूं। दोनों इकोसिस्टम अलग अलग है, एक पारिस्थितिक तंत्र अलग है, एक पारिस्थितिक तंत्र अलग है, ठीक है। इकोसिस्टम मतलब कोई भी, जैसे एक पेड़ एक इकोसिस्टम हो सकता है, एक तालाब एक इकोसिस्टम हो सकता है, एक घास का मैदान इकोसिस्टम हो सकता है। इकोसिस्टम मतलब जैसे घास को कुछ चींटियां खा रही हैं, कुछ दूसरा खा रहा है, उसको कुछ तीसरा खा रहा है, फंक्शनल वर्क है ना उसमें वो। तो अब इसमें जो इकोटोन है वो क्या होगा, इकोटोन इज अ ट्रांजिशन जोन कहते हैं। इकोटोन ये होगा, जैसे नदी जब समुद्र में मिलती है तो कुछ समुद्र वाला जमीन का हिस्सा, कुछ पांच समुद्र वाला हिस्सा। इकोटोन मतलब संक्रमण क्षेत्र कह सकते हो, ये जहां पर दोनों की विशेषताएं पाई जाती। तो इसमें क्या है, इसमें पानी की व्यवस्था, अब यहां को हो सकता है पानी कम हो, जमीन में पानी कम हो, लेकिन इस एरिया में पानी ज्यादा हो सकता है यहाँ पे ज्वार वार आता हो, पानी की लहरें ऊपर नीचे आ जाती हो, तो इसको हम इकोटोन कहते हैं। जैसे मैंग्रोव फॉरेस्ट का एरिया है, मैंग्रोव मतलब जहां पर गंगा नदी अपना डेल्टा बनाती है, ये नदी को ये डेल्टा वेल्टा बनाती है, तो यहां पर समुद्र की पारिस्थितिकी भी है, वो अलग है, इधर जमीन वाली भी है, तो बीच का एरिया कैसा होगा, उसमें कुछ समुद्र का प्रभाव भी होगा और कुछ जमीन का। संक्रमण क्षेत्र, ट्रांजिशन जोन, ट्रांजिशन जोन मतलब जहां पर दोनों का प्रभाव हो, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स, ठीक है, उनके बीच में। तो ये जो एरिया है ये, जिसमें अब देखो इसमें फायदा क्या होगा,
ये दो अलग अलग, मतलब दो अलग अलग पारसी तंत्र का बीच का हिस्सा, दोनों का कॉमन। इसमें जमीन की खूबसूरती भी आ जाएगी, या जमीन की क्वालिटी आ जाएगी, पानी की भी आ जाएगी। तो बताओ पानी की उपलब्धता यहां पे क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। कुछ ऐसे जीव होंगे इसमें जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं। और दूसरा जो चिड़िया विड़िया आपने देखा होगा, जितने भी पक्षी होते हैं वो जहां पानी वानी ज्यादा होता है उसके आसपास रहते हैं, दूर दूर तक कम जाते हैं। तो इकोटोन का मतलब आप समझ गए, दो विपरीत, या सॉरी विपरीत नहीं कहेंगे, दो अलग अलग पारसी तंत्र का बीच का क्षेत्र जहां पर दोनों की खासियत होती है, उसको हम क्या कहते हैं, इकोटोन कहते हैं। समझ में आ गया? दो विभिन्न प्रकार के पारसी तंत्रों के बीच का क्षेत्र जिसमें दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं, उनको हम इकोटोन कहते हैं। बात मेरी समझ में आई? ठीक है। दूसरा, चाहिए जंगल और बीच घास, दोनों की खूबसूरत, एक है जंगल खत्म हो रहे हैं, घास आ रहा है, तो घास में अलग एनिमल्स होंगे, जंगल में अलग होंगे, कुछ बीच में ऐसे होंगे कि जो दोनों में मिक्स होते हैं। ये हो गया। तो ये चाहिए पर्वत और घाटी, अलग अलग, घाटी का अलग होगा, पर्वत का अलग होगा, नदी के साथ कुछ नए नए होंगे। एक तो ये। अब दूसरा मेरा आपसे सवाल है, इतना तो समझ गए ना, इको संक्रमिका है ना, संक्रमण क्षेत्र, इकोटोन। दूसरा एज इफेक्ट क्या होता है, व्हाट इज एज इफेक्ट? अब एज इफेक्ट किसको कहेंगे? किनारे का प्रभाव नहीं। एज इफेक्ट का मतलब हुआ कि मैंने क्या कहा, यहां पर पानी है और यहां पे जमीन है, तो पानी और जमीन, तो पानी में भी तो बहुत सारे नए नए मछलियां भी वहां पे हो सकती हैं, तो जो चिड़िया विड़िया होंगी मछली खाने का उनको मजा आएगा, या कुछ नए पेड़ पानी में पैदा हो सकते हैं, उनसे कुछ नए जानवर निकल सकते हैं, तो सबका पेट भरेगा ना वहां पे। और इस हिस्से में कुछ नए नए जानवर भी पैदा हो सकते हैं, नए जो ना यहां होंगे ना यहां होंगे, बीच में कुछ नए टाइप के जानवर जो यहीं पे रहते हैं, ये हो सकता है दोनों के उसमें। समझ गए ना? तो कुछ नए वाले प्लांट्स, ऑर्गेनिज्म, नए वाले जानवर। एज इफेक्ट का मतलब है यहां कुछ ऐसी व्यवस्था होगी कि हो सकता है कि वहां पर जो डाइवर्सिटी है थोड़ी ज्यादा हो, विविधता क्या हो, ज्यादा हो, और कुछ नए प्रकार के जानवर भी हो सकते हैं। मतलब जो यहां रहते हैं वो यहां भी हो सकते हैं, जो यहां है वो यहां भी हो सकते हैं, यहां पर कुछ नए भी मिल सकते हैं आपको, वो कहेंगे भैया मजा इधर ही आ रहा है, तो उसको कहते हैं एज इफेक्ट। क्या कहेंगे उसको? एज इफेक्ट। एज इफेक्ट मतलब प्रभाव क्या पड़ा दोनों के बीच का। तो इस बात पे अगर आप एग्री हो तो अब हम बढ़ते हैं यहां, और आपके लिए सवाल है ये। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? देन बताओ, फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए? बताओ, फिर से आप कमेंट करो, 16 का आंसर क्या होना चाहिए, 16वें का आंसर क्या होना चाहिए? इकोसिस्टम ए ट्रांजिशन बिटवीन द टू इकोसिस्टम और बायोम्स। अब बायोम क्या होता है अगली क्लास में पढ़ेंगे, या हो सकता है आगे सवाल आ जाए। किनारे का प्रभाव जनसंख्या सामुदायिक संरचनाओं में परिवर्तन है जो दो या दो से अधिक आवासों की सीमा पर होते हैं। तीसरा, किनारे के प्रभाव में प्रजातियों की संख्या कम पाई जाती है। कौन सा आंसर होगा इसका बताओ, 16 का कौन सा आंसर होगा? कुछ लोग ए आंसर कह रहे हैं, कुछ लोग यस कह रहे हैं, यस मतलब समझ गया मैं, कुछ लोग डी आंसर कह रहे हैं। राइट आंसर क्या होगा फिर से आप दे सकते हैं, राइट आंसर क्या होगा इकोटोन का? बहुत इजी है अब तो ये, बाकी लोग भी आंसर दें। देखो एग्जाम में क्या होता है ना, एग्जाम में हमें सवाल आना तो दूर, हमें ये पढ़ ही नहीं पाते कि हम ये लिखा क्या है ये, तो उसको समझो पहले कि संक्रमण का मतलब क्या होता है, जहां पर दोनों की विशेषताएं होती हैं, है ना। चलो अब कई लोगों का आंसर डी से ए हो रहा है, गुड। ये सही होगा कि गलत होगा? किनारे के प्रभाव में प्रजातियों की संख्या कम पाई जाती, कहां कम पाई जाती? मैंने क्या कहा, कुछ नई प्रजातियां भी पैदा हो सकती हैं। एज इफेक्ट मतलब दोनों का इंपैक्ट पड़ेगा, दोनों का प्रभाव होगा, दोनों की विशेषताएं होंगी उसमें अलग अलग इकोसिस्टम की, तो कुछ नई प्रजातियों के साथ साथ कुछ पुरानी भी प्रजातियां पाई जा सकती हैं। तो आंसर थर्ड इज रॉन्ग, मतलब तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए इज राइट, 1 एंड 2। आगे बढ़ा जाए तो बहुत अच्छी बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंग्रोव किसका उदाहरण है, जल्दी बताओ। मैंग्रोव इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इस सवाल को भी फटाफट बता दो, किसका एग्जाम्पल है ये? अभी तो बताया था मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंने कहा था मैंग्रोव फॉरेस्ट, एक एग्जाम्पल मैंने खुद ही आपको एग्जाम्पल दे दिया था, दूसरा सवाल भी आ गया। तो मैंग्रोव किसका उदाहरण है भाई? मैंग्रोव इकोसिस्टम, मैंग्रोव इकोटोन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संक्रमिका की विशेषता है?
नैरो जोन, जोन ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम वन इकोटोन, ये फटाफट बताओ आप, जल्दी बताओ। ये एक संकीर्ण क्षेत्र होता है, इट इज अ नैरो जोन, जोन ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू द अनदर, मतलब संक्रमण एक से दूसरे में संक्रमण होता है। तीसरा, यहां पर प्रोग्रेसिव ग्रोथ होती है स्पीसीज में, एंड ऑल आर अबव, ऑल आर करेक्ट। तो आंसर क्या होगा ये बताओ जल्दी, फटाफट आंसर दो, रुको मत, रुको मत, सोचो मत, न्याय मिलने में जल्दी भी होना चाहिए। मैंने कई बार कहा आपको, प्रगतिशील वृद्धि नहीं होगी, अभी बताया था, कुछ नई नई प्रजातियां भी आ जाएंगी उसमें, एक दूसरे का संक्रमण क्षेत्र है। और नैरो जोन बहुत बड़ा कैसे हो सकता है, स्थल भाग इतना बड़ा है, पानी समुद्र उतना बड़ा है, उसके बीच का छोटा सा भाग होगा, ये नैरो होगा। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन इज दिस, लास्ट ही है ना, हाँ। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें, किनारे की प्रजातियां मुख्य रूप से संक्रमिका में पाई जाती। देखो क्या लिखा हो, किनारे की प्रजातियां, किनारे की प्रजातियां नहीं है, इंग्लिश में पढ़ो, एज स्पीसीज, उसको एज कहते हैं। तो आपके पास कॉपी पेन पेंसिल होनी चाहिए। मैं एक चीज बता दूं, आज की क्लास में जिस भी स्टूडेंट ने इसको नहीं नोट डाउन किया है, तो उस स्टूडेंट को गलत मत ले जाना। उसको लगता है कि वो यूपीएससी के लिए बना है कि टिकटॉक के लिए बना है या रील्स के लिए बना है, तो वहां भी बहुत अच्छा क्या है, फ्यूचर हमारा है। आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप बिना नोट्स बनाए आगे जा रहे हैं, तो इट मीन्स जो कुछ नहीं करता वो यूपीएससी करता। मैंने बहुत पुराना डाला होगा, नई स्टूडेंट को पता लग जाएगा इसके बारे में। आगे बढ़े, किनारे की प्रजातियां मुख्य रूप से संक्रमिका में पाई जाती हैं, सही बात है क्या। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में पक्षियों के बीच किनारे की प्रजातियां अधिक स्पष्ट हैं, ये मैंने बता ही दिया था अभी आपको। जल्दी बताओ, जल्दी से आप इसका आंसर देंगे, कौन सा इसका आंसर सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट आंसर, 19th का आंसर। तो कई लोग सी आंसर दे रहे हैं इसका, और एक आंसर हमारे पास बी भी आया है। एक आंसर हमारा अमित का एज यूजुअल जी आंसर भी आया है। जी सर, आंसर दो तुम, आंसर। अच्छा तुमने दे दिया पहले ही, गुड, सी। एक आंसर बी आया है संत वर्मा का। मुझे लगता है कि ये स्टूडेंट लेट से ज्वाइन किया है इसने, नहीं तो बी आंसर नहीं देता ये। तो आंसर इज सी, वेरी गुड। आंसर कौन सा है, किनारे की प्रजातियां पाई जाती है, ठीक है। दूसरा क्या है, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में पक्षियों के बीच किनारे की प्रजातियां अधिक स्पष्ट होती हैं। मैंने क्या कहा, जहां पर पानी होगा, पानी जमीन, देखो पक्षी ना तो पानी पे रह सकते हैं ना पूरा जमीन पे रह सकते हैं, पानी है जमीन भी है। तालाब के किनारे देखा होगा आपने, होता ना ऐसा, क्योंकि पक्षियों को मछलियां कीड़े मकोड़े पानी में ज्यादा मिलते हैं, उनका भोजन है वो, तो वहां वो रहते हैं। वो उनसे मत कह देना कि हम लोग नॉन वेज क्यों खाते हो, ये करते हो। तो जो भी है, तो आंसर इज सी। क्यों ज्यादा होगा, लॉजिक लगाओ ना उसमें, पक्षियों की संख्या ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि उनको खाना पीना ज्यादा मिल रहा है वहां पे, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल तो हमने काफी पढ़ लिया आज, ठीक है। तो आपके, मुझे उम्मीद है कि काफी कुछ हो गया होगा। तो कल हम फिर से मिलेंगे यहाँ पर 10:30 बजे। 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो जाता तो आप पैनिक नहीं होना है, ठीक है। और पेन पेंसिल, मैंने अभी क्या कहा आपको, अगर आपके पास नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप फिर वो खाली रील्स देख रहे हैं, रील्स नहीं देखना है अभी। जब रील्स के टाइम में रील्स देखो, मैं ये नहीं कह रहा, मतलब अभी, मतलब जब पढ़ाई के टाइम पे, ठीक है। और बढ़िया से पढ़ेंगे, और Q3 में आपको इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। तो इसके लिए आपको चैनल से जुड़ा रहना होगा, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं आपको कल, तब तक एंजॉय।